हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने क्लासेस भास्कर सिंह जियोग्राफी में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस टाइम क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट है और आज हम लेके आए हैं लेक्चर सीरीज 2, जिसमें कि संरचना तथा भू आकृति विज्ञान चैप्टर नंबर 2 11th। आज हम देखते हैं संरचना तथा भू आकृति विज्ञान क्या है, भारत की संरचना कैसी है और उसकी भू आकृति विज्ञान कैसा है, ये हम आप लोगों को आज बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों के अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों को पृथ्वी की धरातलीय तथा अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अंतर्जनित और बहिर्जनित क्रियाएं होती हैं, उनसे पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली सभी पर्वत, पठार, भ्रंश, घाटियाँ, नदी और झील, ये सभी जो हैं उसी से प्राप्त होती हैं। उसके बाद है, करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा था। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। उसके बाद है, इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना एवं इसके क्रियाशील भू आकृति प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना एवं शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को निम्न 3 भूखंडों में विभाजित किया जा सकता है। अंतर्जनित और बहिर्जनित क्रिया क्या है? अंतर्जनित क्रिया का मतलब होता है जैसे कि पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रिया, चाहे वह प्लेट घर्षण हो, प्लेट एक दूसरे से विपरीत जा रहे हों। उसके बाद और जो बहिर्जनिक क्रिया है, बहिर्जनिक पृथ्वी के ऊपर होने वाली क्रिया, भूकंप, भूस्खलन, पर्वत पठार की जो उपस्थिति है, वो सब यही अंतर्जनित और बहिर्जनित क्रियाओं के कारण ही होता है। जो भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है भारत, वह लक्षणों के आधार पर किया गया है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। उसके बाद है तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय खंड क्या है। प्रायद्वीपीय खंड जो है, प्रायद्वीपीय खंड भारत की उत्तरी सीमा कटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना एवं गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों से गंगा डेल्टा तक जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इसका भाग है, ये गुजरात वाला है, कटाफिटा, जो इसका उत्तरी भाग है, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो इसका उत्तरी भाग है, यह क्या है? कटाफिटा है। यह समानांतर इसी तरह। और उसके बाद अरावली पर्वत, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरावली श्रेणी, ये यहाँ से अरावली श्रेणी होते हुए ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं। उसके बाद है प्रायद्वीपीय, मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है, जो कि बहुत ही कठोर होता है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है।
जो यह प्रायद्वीपीय खंड है यह बहुत ही कठोर है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, रिफ्ट घाटियाँ आदि इसमें पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यमुना नदी, घाघरा, सोन, उसके बाद आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी, ताप्ती, माही नदी, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मालाबार पठार, दक्कन का पठार, ये सब जो है ये सब प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। उसके बाद इसमें कहा गया है सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सतपुड़ा की श्रेणी जो है ये क्या है, जो कि इसके उदाहरण। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है, जैसे अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेडिकोल्डा, पालाकोल्डा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये सब जो है इसी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। जो हमारा दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीला है। ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की आंतरिक क्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेद थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिकी हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियाँ से जो अपरदित होते हैं, ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। गार्ज, भी आकार की घाटी, क्षिप्रिका एवं जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। जो इसके अंतर्गत आते हैं उसमें क्या होता है, गार्ज, भी आकार की घाटी। जब नदियाँ अपने तेज वेग से नीचे उतरती हैं तो सकरे एवं लंबे भाग को जिसमें जल प्रवाहित होता है उसे गार्ज कहते हैं और भी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। क्षिप्रिका एवं जलप्रपात भी इसी आकार में होता है। जलप्रपात क्या होता है, जब किसी कठोर पर्वत से सीधे खड़े ढाल पर जल नीचे गिरता है तब जलप्रपात का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। जो ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये अपने द्वारा लाए गए मलबों जो नदियों में प्रवाहित होता है, नदियों में मलबा से तात्पर्य है कि जो उसमें गंदे कूड़े करकट प्रवाहित होते हैं वो अपने मतलब कि मैदानी भागों में वो धीरे धीरे निक्षेपण कर रहे हैं। निक्षेपण का मतलब होता है पाटना, धीरे धीरे वो पाट रही है, जिससे कि इन मैदानों का निर्माण होता है। दूसरे पक्षों में जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है भू आकृति। भू आकृति क्या होती है ये हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक खड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं
और जिसमें अनेक चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ व महाखंड है। दक्षिण भारत एक स्थित परंतु कटा-फटा पठार है जहाँ अपरदित चट्टान, खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान भी है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत को निम्नलिखित भू-आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थली भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये जो है भू-आकृति ये अपने 6 भागों में बांटा है। यहाँ पे आप लोगों को हम दिखा देते हैं जो इसका मैपिंग किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नंबर वाइज किया हुआ है। भारत भू-आकृति संरचनाएं, ये देखिए। नंबर 1 उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, ये देखिए आप, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह नंबर वाइज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जहाँ जहाँ पे ये पाए जाते हैं भारत में, वहाँ का हमने नंबरिंग अलग अलग कलर से किया हुआ है। यहाँ आप लोगों को एक बार हम दिखा देते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए, ये जो है नंबरिंग किया हुआ है। ये नंबर 1 है उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। ये देखिए, ये वाला जो भाग है जो हमने चॉकलेटी कलर से किया हुआ है। उसके बाद है उत्तरी भारत का विशाल मैदान जो कि नंबर 2 है। ये देखिए, विशाल मैदान हमने ग्रीन कलर से किया हुआ है। उसके बाद है भारतीय मरुस्थल जो कि तीसरे स्थान पर है। ये देखिए, पूरा राजस्थान वाला भाग जो कि भारतीय मरुस्थल में आता है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार जो कि ये नंबर 4 पर आता है। पूरा ये पिंक वाला, येलो वाला जो पीले कलर से किया गया है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद तटीय मैदान जो है, जो भारत का तटीय मतलब कि समुद्र तटीय जो इलाका है उसको कहते हैं तटीय मैदान। जो वहाँ का भाग होता है उसे कहते हैं तटीय मैदान भाग। उसके बाद है 6वां हमारा भारत के द्वीप समूह। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा है द्वीप समूह, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप समूह। ये है भारत के द्वीप समूह। इसके बाद हम धीरे धीरे जो पहला है हमारा उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला या हिमालय, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं हैं। इसमें जो है हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखला, मध्य हिमालय तथा शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। शिवालिक श्रेणी, उसके बाद ऊपर होगा मध्य श्रेणी, फिर उसके बाद होगा बृहद श्रेणी। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे बृहद श्रेणी कहते हैं। उसके बाद भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। जो कि यहाँ पे आप लास्ट वाला ये पोर्शन देख रहे हैं, ये हिमालय का भाग है। ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है, जो कि हमारा भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसे उगता हुआ प्रदेश भी कहते हैं, उगता हुआ सूरज का प्रदेश भी कहते हैं। उसके बाद है बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसमें केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, जिसे
केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है। ये जो बृहद हिमालय वाला क्षेत्र है इसे कहते हैं। उसके बाद है हमारा पूर्व पश्चिम, जो लंबाई है इसकी 2500 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वह कितना है, 2500 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर से दक्षिण ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 160 से 400 किलोमीटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कम है, फिर उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे ज़्यादा। तो यह 160 से 160 से 400 किलोमीटर। चार सौ किलोमीटर है। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। उच्चावच, पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि कई उपखंड जो कि क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर उसको विभाजित किया गया है हिमालय श्रेणी को। कौन कौन सा है हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहला जो है वह है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीर और या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय। उसके बाद है दूसरा हमारा दूसरा है हिमालय और सिक्किम हिमालय। दूसरा जो है वह हो गया हिमालय और सिक्किम हिमालय। नहीं सॉरी, दूसरा जो है वह हमारा है हिमालय और उत्तरांचल हिमालय। उत्तरांचल हिमालय। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वह है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग तीसरा है। दार्जिलिंग और सिक्किम। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। उसके बाद अगला है हमारा जो कि चौथा है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय। ये देखिए। उसके बाद जो हमारा है जो लास्ट है पांचवा, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। पूर्वी पहाड़ी और पर्वत। जो हमारा पांचवा है वह है पूर्वी पांचवा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। पूर्वी
पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। अब हम इसके बाद चर्चा करने वाले हैं जो हमारा पहला है कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय। जो हमारा पहला है कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय। उत्तरी पश्चिमी हिमालय ये हो गया। अब हम इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं। काकाकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काकाकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, यह एक जो है ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर जो होता है इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बर्निहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुलगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। महत्वपूर्ण अवलवड़ जल की झीलें जैसे डल और वूलर तथा लवड़ झीलें भी हैं। अलवड़ का होता है मीठे पानी की झील, जो मीठे पानी होता है, और लवड़ का मतलब होता है कि खारा पानी। लवड़ जल जो है झीलें उसमें है पंगांगसो और सोमुरीरी, और दूसरा जो है वो है सोमुरीरी, भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। जो हमारा कश्मीर का क्षेत्र है उसे अपवाहित करती हैं। ये देखिए जो करेवा कश्मीर हिमालय में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो करेवा है वह कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव, यह करेवा है। उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कश्मीर क्यों कहा जाता है भारत का स्वर्ग। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कुछ प्रसिद्ध तीर्थस्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ भी यहीं स्थित है, जैसा हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जो वूलर झील है बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा दिखाई दे रहा है। यूं ही नहीं कश्मीर को कहा जाता है कि भारत का स्वर्ग। वूलर झील इन जम्मू कश्मीर, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं भारत का जो वूलर झील है, मीठे पानी का झील, यह एशिया में सबसे बड़ा झील है। यह एशिया में सबसे बड़ा झील है। ये देखिए ये कश्मीर है जो कि भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर। इसकी विशेषताएं बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए उगता हुआ सूर्य, पहाड़, पर्वत, नदियाँ,
झील, तालाब, दर्रे आदि सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये देखिए, कश्मीर में स्वर्ग यहाँ बसता है, कितना सुनहरा है। जो कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कश्मीर के विषय में विशेष कर बताया हुआ है। कश्मीर की घाटियाँ कैसी है, वहाँ के किनारे कैसे हैं। ये देखिए, कश्मीरी घाटी। जो अभी हम बात कर रहे थे महान हिमालय और मध्य हिमालय, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हिमालय की श्रेणियाँ, सबसे नीचे वाली श्रेणियाँ जो है वह शिवालिक श्रेणी, उसके ऊपर मध्य हिमालय, सबसे ऊपर की जो श्रेणी है वह है बृहद हिमालय, महान हिमालय। और यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा देते हैं भू आकृति संरचना के प्रकार। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पारस्परिक क्रिया, महाद्वीपों एवं महासागरों का विन्यास, भूपटल की संरचना, ज्वालामुखी क्रिया, भूसंचलन, प्लेट विवर्तन की शैलों की प्रकृति, पर्वतों एवं वलनों के निर्माण, ये सभी आते हैं जो कि भू आकृति संरचना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।